अगला टॉपिक हमारा रहेगा, ये रहेगा टाइप ऑफ इम्यूनिटी। बहुत अच्छा टॉपिक है, यानी प्रतिरक्षा के प्रकार। तो बेटे प्रतिरक्षा दो प्रकार की होगी। एक प्रतिरक्षा तो है यानी जन्मजात प्रतिरक्षा, जन्मजात प्रतिरक्षा, जन्मजात प्रतिरक्षा। और दूसरी प्रतिरक्षा है बेटे, तो इसे आप यहां पर कहोगे अर्जित प्रतिरक्षा। तो एक बार इनके नाम देख लीजिएगा कि एक प्रतिरक्षा तो है बेटे हमारे पास में इनेट या कॉन्जेंशियल या नॉन स्पेसिफिक, ये इतने सारे नाम हैं। आप तो हिंदी वाला नाम याद कर लेना कि देखो मैं आपको बता दूं कि प्रतिरक्षा को बेटे दो भागों में बांटेंगे, जन्मजात प्रतिरक्षा, अर्जित प्रतिरक्षा। जन्मजात प्रतिरक्षा विभिन्न अवरोधों के कारण उत्पन्न होती है और जन्मजात प्रतिरक्षा एंटीबॉडी के द्वारा उत्पन्न होती है। अब ये जो अर्जित प्रतिरक्षा है बेटे, ये दो प्रकार की होगी, सक्रिय और निष्क्रिय। सक्रिय प्रतिरक्षा में एंटीबॉडी शरीर के अंदर ही बनाए जाएंगे, जबकि जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा है उसमें एंटीबॉडी शरीर से बाहर से लिए जाते हैं। फिर बेटे ये जो सक्रिय, इसके भी दो प्रकार होंगे, एक तो प्राकृतिक होगी और एक अर्जित वो कृत्रिम होगी। निष्क्रिय के भी दो प्रकार होंगे, प्राकृतिक होगी और अर्जित होगी। तो बेटे इनके नाम देख लो कि पहले तो इनेट है या फिर कॉन्जेंशियल है या नॉन स्पेसिफिक है, यानी कुल मिलाकर हिंदी में क्या कहोगे, जन्मजात प्रतिरक्षा। यानी बेटे जन्मजात प्रतिरक्षा का मतलब यह है कि यह जो प्रतिरक्षा है यह जन्म से ही साथ आएगी, याद रखना, और ये विभिन्न अवरोधों के कारण उत्पन्न होगी, जैसे त्वचा हो सकती है ना, श्लेष्मा हो सकती है, पीएच हो सकती है, तो ये अवरोधों के कारण उत्पन्न होगी। दूसरी प्रतिरक्षा है बेटे जिसको एक्वायर्ड या फिर एडाप्टिव या फिर स्पेसिफिक प्रतिरक्षा भी कहेंगे। देखो बेटे एक्वायर्ड का माने होती है अर्जित, एडाप्टिव का माने होते एडाप्ट करने वाली, ली जाने वाली, और साथ में नॉन स्पेसिफिक का स्पेसिफिक यानी रोगाणु विशेष के प्रति विशिष्ट होगी। तो इस तरह से बच्चों याद कर लो, ये टेबल दे रखी है कि ये हमारे पास में है, यहां पर है प्रतिरक्षा। तो प्रतिरक्षा के दो प्रकार होंगे, पहले इनेट यानी इसको आप याद रख सकते बेटे जन्मजात प्रतिरक्षा, और दूसरी एक्वायर्ड है यानी इसे आप कह सकते हैं यानी अर्जित प्रतिरक्षा, अर्जित प्रतिरक्षा। तो आप देख लें कि इनेट ये तो जन्मजात प्रतिरक्षा है और एक होते बेटे एक्वायर्ड। अब इन दोनों में अंतर क्या है, तो बेटे ये जो प्रतिरक्षा है यह प्रतिरक्षा अवरोध, अवरोध से उत्पन्न होगी, है ना, अवरोध यानी बैरियर से उत्पन्न होगी। और ये जो एक्वायर्ड प्रतिरक्षा है याद रखना बेटे ये एंटीबॉडी द्वारा उत्पन्न होगी। ये दोनों में अंतर है, पहले अंतर याद कर लेना बेटे। यानी जो है एक तो इनेट, जन्मजात का मतलब बेटे लिखने की जरूरत नहीं है, यह प्रतिरक्षा जन्म से ही साथ आती है, और जो अर्जित प्रतिरक्षा है यह जन्म के बाद उत्पन्न होती है। याद रखना बेटे यह प्रतिरक्षा जन्म के बाद उत्पन्न होती है, यह तो क्लियर हो गया। यह जो प्रतिरक्षा है यह बेटे अवरोध से उत्पन्न होती है, और यह प्रतिरक्षा जो है यह किससे उत्पन्न होगी, एंटीबॉडी से। और ये जो अवरोध पढ़ेंगे ना बेटे, तो यहां पर एक अवरोध तो अपन पढ़ेंगे भौतिक अवरोध, ये याद रखना भौतिक अवरोध यानी इसको अपन फिजिकल बैरियर कहेंगे। दूसरा जो अवरोध पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे बेटे यहां पर अपन कायरिकी यानी कायरिकी अवरोध, जिसको फिजियोलॉजिकल बैरियर कहेंगे। और तीसरा अवरोध आप यहां पर लोगे तो इसे आप कहोगे कोशिकीय, इसे आप कहोगे यानी कोशिकीय अवरोध। और चौथा अवरोध होगा बेटे साइटोकाइनिन, चौथा अवरोध होगा साइटोकाइनिन, काइनिन ये मटेरियल होता है बेटे साइटोकाइनिन अवरोध। तो बच्चों अच्छी तरह से याद कर लें कि सबसे पहले अपन जन्मजात प्रतिरक्षा पढ़ने वाले हैं। तो क्या क्या पढ़ेंगे अपन इसमें कि यह प्रतिरक्षा जन्म से ही साथ आती है, ये याद रखना, यह प्रतिरक्षा जन्म से ही साथ आती है, और यह प्रतिरक्षा विभिन्न अवरोधों के कारण उत्पन्न होती है। और यह अवरोध बेटे चार प्रकार के अवरोध अपन को पढ़ना है। एक तो भौतिक अवरोध पढ़ना है, जिसमें याद रखना बेटे भौतिक अवरोध
जो है वो त्वचा वगैरह इसके अंदर आएगी, श्लेष्मा झिल्ली इसके अंदर आएगी। फिर अपन को बेटे कायरिकी अवरोध पढ़ना है जिसमें बुखार है ना, उसके अलावा पीएच है शरीर की और शरीर के विभिन्न स्त्रावण हैं। उसके अलावा बेटे कोशिकीय प्रतिरक्षा आएगी जिसके अंदर विभिन्न प्रकार की फेगोसाइट कोशिकाएं आएगी, और फिर एक साइटोकाइनिन प्रति अवरोध आएगा जो विभिन्न प्रकार के इंटरफेरॉन से संबंधित होगा। तो यह प्रतिरक्षा तो होगी बेटे जन्मजात प्रतिरक्षा। अब आ जाइएगा यानी कैपिटल बी, दूसरे नंबर की अर्जित प्रतिरक्षा। तो अर्जित प्रतिरक्षा में आपको क्या याद हुआ कि बेटे यह जो प्रतिरक्षा है यह जन्म के बाद उत्पन्न होने वाली प्रतिरक्षा है, और यह किससे उत्पन्न होगी? तो याद रखना बेटे एंटीबॉडी द्वारा उत्पन्न होगी। अब इस प्रतिरक्षा के दो प्रकार हैं, एक तो सक्रिय प्रतिरक्षा, सक्रिय प्रतिरक्षा, और यह होती है बेटे यहां पर यानी निष्क्रिय प्रतिरक्षा। तो इनके दो नाम याद करना, एक तो सक्रिय और एक निष्क्रिय। तो बेटे सक्रिय प्रतिरक्षा में याद रखना कि इसमें जो एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी का निर्माण, एंटीबॉडी का निर्माण शरीर में, यानी बेटे याद रखना कि जो सक्रिय प्रतिरक्षा है उसमें एंटीबॉडी का निर्माण शरीर में होगा, और यहां याद करना बेटे निष्क्रिय में एंटीबॉडी का निर्माण शरीर से बाहर या बाहर से एंटीबॉडी ली जाती है, शरीर में बाहर से एंटीबॉडी ली जाती है, एंटीबॉडी ली जाती है। तो बेटे ये वर्ड भी याद करना आप, यानी एक बात ध्यान से समझ लें कि जो अर्जित प्रतिरक्षा है उसके दो प्रकार हैं, एक तो सक्रिय प्रतिरक्षा और एक निष्क्रिय प्रतिरक्षा। सक्रिय प्रतिरक्षा में आपको याद रखना है कि ध्यान रखना बेटे, ये इसका मेन पॉइंट है कि एंटीबॉडी का निर्माण शरीर में होगा। अगर एंटीबॉडी का निर्माण बॉडी के अंदर ही होता है तो वो तो सक्रिय प्रतिरक्षा है, और अगर एंटीबॉडी को, ये याद रखना बेटे, ये याद रखना, अगर एंटीबॉडी को शरीर के बाहर से लिया जाता है, रेडीमेड तरीके से लिया जाता है, तो वो होगी निष्क्रिय प्रतिरक्षा। अब इनके दो दो प्रकार हैं बेटे, एक तो नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। यानी नेचुरल का माने बेटे प्राकृतिक, यह प्राकृतिक है, और ये यहां पर याद रखना तो ये है यहां पर यानी कृत्रिम। अब दोनों में क्या मतलब है कि प्राकृतिक और कृत्रिम। बेटे ये तो इसका तो एग्जाम्पल है, यानी सामान्य संक्रमण, सामान्य संक्रमण। अगर सामान्य संक्रमण होता है किसी व्यक्ति को तो उसके शरीर में उत्पन्न होने वाली जो प्रतिरक्षा है वह प्रतिरक्षा होगी प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा। तो ये याद रखना बेटे, क्योंकि मुझे जुकाम हो गया, अब जैसे मुझे जुकाम होगा तो बेटे अपने आप ही मेरे शरीर के अंदर एंटीबॉडी बन जाएगी और मैं ठीक हो जाऊंगा। तो जुकाम कोई मैंने बेटे पैसे देकर नहीं खरीदा था, जुकाम अपने आप प्राकृतिक तरीके से हुआ था, और प्राकृतिक तरीके से ही मेरे शरीर में उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन गए। तो अगर कोई नेचुरल संक्रमण होता है, कोई बेटे प्राकृतिक रूप से ही संक्रमण होता है, तो वह प्राकृतिक प्रतिरक्षा कहलाएगी जो उसके विरुद्ध एंटीबॉडी बनेगी। दूसरी बात देखो, कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा, इसका एग्जाम्पल बेटे आप याद रखोगे वैक्सीनेशन। इसका एग्जाम्पल यानी वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो बेटे टीकाकरण, अब देखो क्योंकि टीका क्या होता है, मृत रोगाणुओं का घोल होता है बच्चों ये। तो यहां पर क्या है कि रोगाणुओं को हमारी बॉडी के अंदर डाला जाता है, तो बॉडी के अंदर डाला गया ना बेटे, ये नेचुरल तो नहीं आया, ये डाला गया बॉडी के अंदर, फिर हमारी बॉडी उसके विरुद्ध जो है एंटीबॉडी बनाती है, बन हमारे शरीर में रही है। एक तो कब बनी थी, जब नेचुरल तरीके से कोई रोगाणु हमारी बॉडी में गया था तो उसके विरुद्ध एंटीबॉडी बनी थी, तो बेटे उसको कहेंगे प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा। और एक रोगाणु को डाला गया है कृत्रिम तरीके से और उसके विरुद्ध फिर हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनी है बेटे, तो फिर उसको आप कहेंगे कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि टीकाकरण कौन सी प्रतिरक्षा है, तो याद रखना बेटे, क्योंकि टीकाकरण में एंटीबॉडी को नहीं डाला जाता अंदर, टीके में रोगाणुओं के घोल को अंदर डाला जाता है जो मृत और निष्क्रिय होते हैं, उनके विरुद्ध फिर हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनती है। तो बेटे टीकों में कृत्रिम रूप से रोगाणु को अंदर डाला जाता है और उनके विरुद्ध जो एंटीबॉडी बनती है फिर उसे कहते हैं अपन
कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा। तो टीकाकरण कौन सी प्रतिरक्षा है बेटे? कृत्रिम और सक्रिय प्रतिरक्षा। उसके बाद में अब आ जाओ बेटे पैसिव यानी निष्क्रिय प्रतिरक्षा। तो बच्चों याद कर ले आपने, निष्क्रिय प्रतिरक्षा में क्या होगा? एंटीबॉडी को शरीर के बाहर से लिया जाएगा। ये दोनों में अंतर है। सक्रिय प्रतिरक्षा एंटीबॉडी को जो है एंटीबॉडी का निर्माण शरीर में होता है, और निष्क्रिय प्रतिरक्षा यानी एंटीबॉडी जो है एंटीबॉडी, वो एंटीबॉडी शरीर के बाहर से ली जाती है। यहां तक तो क्लियर हो गया ना। अब आप इसमें देखो बच्चों, तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा, इसके भी दो प्रकार होंगे, एक तो बेटे प्राकृतिक होगा और एक क्या होगा? कृत्रिम होगी। अब देखो यहां पे, यानी प्राकृतिक का मतलब यह है कि एंटीबॉडी बाहर से तो ली जाएगी, तो इसके एग्जाम्पल में बेटे आपको यहां पे याद रखना, यानी माता से बच्चे में स्थानांतरित होने वाली प्रतिरक्षा, माता से बच्चे में ट्रांसफर होने वाली प्रतिरक्षा, ट्रांसफर होने वाली प्रतिरक्षा। अब आप कहोगे कौन सी प्रतिरक्षा? तो एक तो IgA और एक बेटे IgG। ये दो एंटीबॉडी जो है ये माता से बच्चे में ट्रांसफर होती है। अब कैसे होती है? ये जो IgA ना बेटे, IgA, तो IgA जो है ये कहां पाई जाती है? दूध में पाई जाती है, कोलोस्ट्रम में। तो ये तो याद रखना, यहां लिख देता हूं बेटे IgA, ये मिलती है कोलोस्ट्रम मिल्क में, कोलोस्ट्रम मिल्क में। और दूसरी है IgG, ये बेटे प्लेसेंटा के द्वारा जाती है, प्लेसेंटा के द्वारा। तो ये तो जाती है बेटे कोलोस्ट्रम मिल्क द्वारा, और IgG का जो ट्रांसफर होता है वो होता है प्लेसेंटा के द्वारा। तो याद रखना बेटे, ये एक तो IgA और IgG ये माता के शरीर से बच्चे में ट्रांसफर होती है। तो बेटे याद कर लो, बच्चे ने इस एंटीबॉडी को बनाया नहीं है, ये एंटीबॉडी जो है माता के शरीर से बच्चे के अंदर गई, और माता के शरीर में भी ये अपने आप बनी है, इसको प्रयोगशाला में नहीं बनाया गया है। तो बेटे निष्क्रिय प्रतिरक्षा का मतलब ये है कि ये प्रतिरक्षा में एंटीबॉडी को शरीर के बाहर से लिया जाता है। तो यहां पर भी इसके दो पार्ट होंगे, प्राकृतिक होगा और एक कैसा होगा बेटे, यानी जो है कृत्रिम होगा। तो यहां आप देख लो कि बेटे प्राकृतिक में क्या होगा? माता के शरीर से बच्चे में होने वाली प्रतिरक्षा का स्थानांतरण। अब दो प्रकार की एंटीबॉडी माता के शरीर से बच्चे में जाती है, एक तो IgA जाती है बेटे, ये कोलोस्ट्रम मिल्क के द्वारा जाती है, और एक IgG गामा इम्यूनोग्लोबुलिन, ये प्लेसेंटा के द्वारा बच्चे के अंदर ट्रांसफर होती है। तो IgA और IgG ये एंटीबॉडी का माता के शरीर से बच्चे में होने वाला स्थानांतरण, तो ये कहलाएगा बेटे प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा। दूसरा है आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल में एक तो बेटे ATS और एक एंटीवीनम, ये दो प्रकार की ऐसी एंटीबॉडी है जो प्रयोगशाला में बनाई जाती है। तो टिटेनस के समय बेटे डायरेक्ट ही एंटीबॉडी को शरीर में प्रवेश करवा दिया जाता है, तो वो तो होती है एंटी टिटेनस सीरम। और जब कोई सांप काटता है, स्नेक बाइट करता है, तो फिर उसे तुरंत दी जाती है बेटे, वो है एंटीवीनम। तो ये दोनों की दोनों ऐसे एंटीबॉडी है जो प्रयोगशाला में बनाई जाती है, और ये तुरंत ही रेडीमेड तरीके से पेशेंट को दे दी जाती है। तो यहां आप देख लें, ये तो हमारे पास में यानी इम्यूनिटी के प्रकार। तो बेटे दो तरह की इम्यूनिटी अपन पढ़ेंगे, पहले जन्मजात पढ़ेंगे, फिर अपन अर्जित पढ़ेंगे। बेटे जो जन्मजात होगी वो अवरोध से उत्पन्न होगी, और इतने प्रकार के अवरोध अपन को यहां पर पढ़ना है। और जो अर्जित होगी वो बेटे जन्म के बाद उत्पन्न होने वाली प्रतिरक्षा है, और एंटीबॉडी के द्वारा उत्पन्न होगी। एंटीबॉडी अगर शरीर के अंदर ही बनते हैं तो ये सक्रिय प्रतिरक्षा, और एंटीबॉडी अगर बाहर से लिए जाते हैं तो ये निष्क्रिय प्रतिरक्षा। अब एंटीबॉडी बेटे सक्रिय प्रतिरक्षा में प्राकृतिक संक्रमण के समय बनती है तो प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा, और अगर टीकाकरण के समय बनती है तो वह निष्क्रिय
सॉरी ये कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा। ठीक है, तो इस तरह से ये यहां पर था। अब अपन इसको 1 बाय 1 देखते हैं बेटे। तो यहां पर ये पहली प्रतिरक्षा है जिसको मैं कैपिटल ऐसे दे रहा हूं, जन्मजात प्रतिरक्षा या सहज प्रतिरक्षा। अब बेटे इंग्लिश में तो इसको इनेट भी कहते हैं, इनेट या कॉन्जेंशियल, या इसको कहेंगे नॉन स्पेसिफिक यानी अविशिष्ट, अविशिष्ट। तो ये थोड़ा सा आप याद कर लें, यानी जन्मजात प्रतिरक्षा। तो प्रतिरक्षा का मेरा पहला पार्ट है जन्मजात या सहज, या बेटे इनेट या कॉन्जेंशियल या नॉन स्पेसिफिक। मतलब ये जो प्रतिरक्षा है ये किसी रोगाणु विशेष के प्रति विशिष्ट नहीं होगी। यहां तक तो आपको याद हो गया। अब इसके पॉइंट्स देखो। तो पहला पॉइंट्स बेटे इसका दे रखा है कि जन्म से साथ आने वाली प्रतिरक्षा। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटे, क्योंकि यह प्रतिरक्षा क्या है, जन्म से ही साथ आती है। तो ये ध्यान रखना, जन्म से ही साथ आने वाली प्रतिरक्षा। दूसरा आपको याद रखना है बेटे कि यह आनुवांशिक होती है, यानी जब जन्म से साथ आएगी तो इसको आनुवांशिक प्रतिरक्षा भी आप इसे कहेंगे, क्योंकि जन्म से जो साथ आई है तो जन्म से साथ आने वाली जो प्रतिरक्षा है यह प्रतिरक्षा होगी बेटे हमारे पास में, यानी जन्मजात प्रतिरक्षा। यहां तक क्लियर। उसके बाद में बेटे फिर आप आ जाइएगा तो दूसरी प्रतिरक्षा है हमारे पास में, यानी यह अविशिष्ट होती है, यानी रोगाणु विशेष के प्रति विशिष्ट नहीं। तो यहां आप याद रख सकते हैं रोगाणु विशेष, रोगाणु विशेष के प्रति यानी विशिष्ट नहीं, रोगाणु विशेष के प्रति विशिष्ट नहीं। तो ये थोड़ा सा आप याद रख लें कि बेटे यहां पर देखो कि एक तो अपन ने क्या कहा कि ये जन्मजात है, तो बेटे आपने क्या कहा कि ये जन्मजात है। तो जन्मजात का मतलब तो आपका क्लियर हो गया कि ये प्रतिरक्षा जन्म से ही साथ आएगी, ये भी क्लियर होगा बेटे। अब जो भी रोग हो या कोई भी लक्षण हो जो बेटे जन्म से ही साथ आता है, उसका मतलब वह जेनेटिकली होगा यानी आनुवांशिक होगा। तो यह प्रतिरक्षा क्या होगी, यह आनुवांशिक प्रतिरक्षा होती है। लेकिन फिर दूसरा लिखा हुआ है बेटे कि यह नॉन स्पेसिफिक है, यानी नॉन स्पेसिफिक मतलब यह रोगाणु विशेष के प्रति विशिष्ट नहीं होगी। कैसे कि यह अवरोधों के कारण उत्पन्न होती है बच्चों, तो यह रोगाणु विशेष के प्रति यह विशिष्ट नहीं होती। जैसे तापमान बढ़ने से रोगाणु नष्ट किया जाता है, तो तापमान किसके प्रति विशिष्ट होगा, नहीं। पीएच के दौरान रोगाणु को नष्ट किया जाता है, तो पीएच भी किसी रोगाणु के प्रति विशिष्ट नहीं होती है। हमारी त्वचा है बेटे, इस पर कोई भी रोगाणु आएगा तो ये सबको नष्ट करेगी। ऐसा नहीं कि किसी रोगाणु को तो ये अंदर जाने देगी और किसी रोगाणु को रोक लेगी, ऐसा नहीं होगा। इसकी नजर में सारे रोगाणु रोगाणु होते हैं और उनको ये नष्ट करेगी। तो ये जो प्रतिरक्षा है, ये प्रतिरक्षा कैसी होती है बच्चों, यानी ये प्रतिरक्षा जो है ये अविशिष्ट होती है, यानी ये विशिष्ट नहीं होती, अविशिष्ट होती है, मतलब रोगाणु विशेष के प्रति विशिष्ट नहीं। ये ध्यान रखना, रोगाणु विशेष के प्रति विशिष्ट नहीं। और फिर याद रखना कि ये जो प्रतिरक्षा है, ये प्रतिरक्षा शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणु के प्रति अवरोध से उत्पन्न होती है, यानी बेटे बैरियर से उत्पन्न होती है। ये याद रखना, ये जो प्रतिरक्षा है ये प्रतिरक्षा निम्न अवरोध उत्पन्न करती है। तो ये आपको ये वर्ड याद करना है बेटे, यानी जो जन्मजात प्रतिरक्षा है ये प्रतिरक्षा अवरोध के कारण उत्पन्न होती है। जैसे मैंने आपको 4 प्रकार के अवरोध बताए हैं। पहला अवरोध तो बेटे फिजिकल बैरियर होगा, दूसरा फिजियोलॉजिकल बैरियर होगा, तीसरा सेलुलर बैरियर होगा और चौथा साइटोकाइनिन बैरियर होगा। तो ये जो प्रतिरक्षा है जन्मजात प्रतिरक्षा, ये प्रतिरक्षा विभिन्न प्रकार के अवरोधों के कारण उत्पन्न होगी। तो बेटे याद कर लो कि अपन पहली प्रतिरक्षा को पढ़ रहे हैं और यह प्रतिरक्षा है हमारी कौन सी, जन्मजात प्रतिरक्षा। क्लियर। तो बेटे आज अपन यहां तक ही लेंगे, तो इसको थोड़ा अच्छी तरह से रीड करना बेटे, और मैं आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आएगा अच्छी तरह से। तो थोड़ी मेहनत कीजिए, खुश रहिए, अच्छा पढ़िए, अच्छा खाइए और स्वस्थ रहिए। ओके बेटे, थैंक यू, धन्यवाद।